काली बहू की मायके और ससुराल में जन्माष्टमी। किंजल बहुत ही सर्वगुण संपन्न सुशील लड़की थी, लेकिन रंग रूप से काली थी, जिस कारण उसके अपने ही माता पिता गीता, यशवर्धन और बहन राधिका उसका सम्मान नहीं करते थे। ऐसे ही जन्माष्टमी का त्योहार आता है। गीता और यशवर्धन जन्माष्टमी की बहुत सारी शॉपिंग करके घर आते हैं। तभी खुशी से 19 वर्ष की राधिका उन सामानों को फटाफट देखने लगती है। मम्मी पापा, आप क्या क्या लेकर आए हो मेरे लिए? कपड़े तो लेकर आए हो ना कल के लिए, और कृष्णा जी की नई बांसुरी, उनके कपड़े और डेकोरेशन का सामान लाए तो हो ना? हाँ मेरी राधिका, मैं तेरे लिए सब कुछ लेकर आई हूँ, और तेरे लिए 2 ड्रेसें, एक राधा वाली। इस बार भी वो लोग तुझे राधा बनाने के लिए पूछने आते ही होंगे। हाँ माँ, हर साल की तरह इस बार भी मैं राधा का रोल करूंगी। और देख, मैंने तेरे लिए ये प्यारी सी मटकी भी खरीदी है, इसको लेकर स्टेज पर डांस करना। थैंक यू पापा। मम्मी पापा, आप मेरी छोटी बहन के लिए तो सब कुछ लेकर आए हैं, पर मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे भी दीजिए ना मेरे नए कपड़े, और मैं कान्हा जी का गुब्बारे से झूला भी सजाऊंगी। आप लेकर तो आए हैं ना? हाँ, कान्हा जी का मैं सारा सामान लाई हूँ, और राधिका का भी, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ नहीं लाई। कल्लो माई कहेंगी। तो जैसी काली कलूटी बेटी के लिए कपड़े देखने जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा कपड़ा लूं, क्योंकि तेरा रंग ही ऐसा है, कुछ खिलने वाला तो है नहीं तुझ पर। और ये तो जानती है तेरे रंग को देखकर हमारा रवैया कैसा है, तो बार बार पूछ कर क्यों अपना और हमारा खून जलाती है? मतलब माँ, इस बार भी मैं जन्माष्टमी खुशी से नहीं मना पाऊंगी। मेरा भी मन करता है मैं नए कपड़े पहनूं, आप सबके साथ मेले में जाऊं, मजे करूं। हम सब तुझे क्यों ले जाएं? तू इतनी अलग लगती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तू हमारे घर की लड़की है। जरा मुझे देख। अरे बहुत काम है, ये सब बातें करने का फालतू टाइम नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पंडित जी घर आते हैं। नमस्ते गीता बहन, यशवर्धन भाई, कैसे हैं आप सब? आप तो जानते ही हैं मैं क्यों आया हूँ। कल जन्माष्टमी है और राधिका बिटिया को राधा बनना है। जी नमस्ते, इसीलिए तो मैं पहले ही कपड़े ले आई। पंडित जी, हमेशा मेरी छोटी बहन राधा बनती है, क्या इस बार मैं राधा बन जाऊं? बिटिया माफ करना, मैं तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दरअसल राधा रानी रूपवती होती हैं, और तुम्हारा रंग ढला हुआ है, तो तुम राधा रानी नहीं बन पाओगी। अब समझ आ गई तुझे ये बात, या मेरी भाषा में समझना चाहती है? राधा तो मैं ही बनूंगी। ये सुनकर किंजल की आंखें ऐसे रोने लगती हैं कि वह फौरन अपने कमरे में चली जाती है। क्यों कान्हा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? आप भी तो काले हैं ना, आपको तो सब लोग इतना प्यार करते, तो मुझे क्यों नहीं करते? मेरे अपने ही माता पिता छोटी बहन मेरा तिरस्कार करते, आखिर कब तक? इतने में किंजल को गीता की आवाज आती है, और गीता घर के कामकाज में लग जाती है। दरअसल गीता अपनी बड़ी बेटी किंजल पर कालेपन के कारण काफी अत्याचार करती थी। घर के ज्यादातर काम वही संभालती थी। अगले दिन जन्माष्टमी होती है। घर की तैयारी, रंगोली भी सब किंजल की जिम्मेदारी थी। रात को राधिका अच्छे से तैयार हो जाती है। माँ, मैं तैयार हो गई। मेरे डांस प्रोग्राम के बाद आप मुझे मेले में ले चलोगे ना? और झांकियां भी देखनी है। हाँ हाँ, रात को मटकी फूटने में और जन्माष्टमी मनाने में 12 बजे तक का समय, जब तक हम बाहर ही रहेंगे। और सुन काली बैगन, तू घर का ख्याल रखियो, और घर से एक कदम बाहर मत रखियो। जी माँ। माँ, वो मैंने व्रत रखा था, कोई फल होगा माँ? जब तेरे को अपने पेट में फल ही डालने थे तो जन्माष्टमी का व्रत रखने की क्या जरूरत थी? नालायक कहीं की, चुपचाप भूखी रह। सभी लोग तैयार होकर मंदिर आयोजन में चले जाते हैं, जहाँ जन्माष्टमी का महोत्सव चालू था। राधिका राधा कृष्ण का नृत्य करती है। तत्पश्चात वो सब मेले में झूला झूलकर सुंदर झांकियां देखकर मजे करते हैं। वहीं किंजल कृष्ण जी के सामने रोती है। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। कान्हा, क्या मैं घर में ही जन्माष्टमी मनाऊंगी? मुझे बाहर जाने का अधिकार नहीं है। हमेशा मैं घर में ही यूं ही रह जाती हूँ। पता नहीं मैं वैसे जन्माष्टमी कब मना पाऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ कि आपकी झांकियाँ देखने मैं मंदिर जाऊं,
आपको झूला झुलाऊं? आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? इस तरह किंजल घर में ही रात के 12 बजे तक नंद गोपाल की पूजा करती है और चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती है। घर के सभी लोग मजे करके दही हांडी प्रतियोगिता देखकर वापस आ जाते हैं। किंजल के साथ हमेशा से ऐसे ही सलूक होता था। कुछ समय बाद यशवर्धन अपनी बेटी किंजल की शादी धवल नाम के एक संस्कारी लड़के से कर देते हैं, जहां वो धीरे धीरे ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं। 1 साल बाद आखिरकार किंजल अपने ससुराल में पहली जन्माष्टमी की तैयारी सास रेखा के साथ करती है। तभी लड्डू गोपाल के कपड़े देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? देख, मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ, तू मुझसे सब कुछ कह सकती है। लड्डू गोपाल को देखकर पिछले जन्माष्टमी की कुछ बातें याद आ गई माँ। जो सब मैं चाहती थी वो कभी कर ही नहीं पाती थी। मेरी छोटी बहन राधा बनती थी, मैं कभी राधा नहीं बन पाई क्योंकि मैं काली हूँ। मेरे काले होने की वजह से घर में किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। अरे बहू, तू ऐसा क्यों सोचती है? तेरा रंग तो बिल्कुल कृष्ण जी के रंग जैसा है। तू जानती है ना उन्हें सब कितना प्यार करते हैं। वैसे ही तेरे ससुराल वाले भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। हमें तेरे रंग से कोई शिकायत नहीं। और जहाँ तक तेरे राधा बनने की बात है, तो हमारे यहाँ हर साल जन्माष्टमी का आयोजन होता है, तो उस कार्यक्रम में मेरे बेटे के साथ राधा कृष्ण बनना। क्या सच में? हाँ, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है वहाँ के लोगों से। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अगले दिन किंजल अपनी सास के साथ जन्माष्टमी का व्रत करके घर को सजाती है। लड्डू गोपाल के मंदिर को भी फूलों से सजाती है। मिश्री मावे का उनका केक बनाती है। तभी रेखा फल काट कर अपने हाथों से उसे खिलाती है। अरे माँ जी, आपने क्यों खिलाया? ऐसे ही व्रत रख लेती मैं। हमेशा से मैंने ऐसे ही रखा है ना। अरे तो क्या हुआ, व्रत मन से रखना चाहिए। मन अच्छा तो सब चंगा। और हमारे लड्डू गोपाल किसी को खाने के लिए मना नहीं करते। तेरे घर के माहौल की वजह से तू ऐसी है। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे माँ किंजल, मैं हम दोनों के राधा कृष्ण के सारे कपड़े ले आया हूँ। आप देखो कि आपको आ जाएगा ना? आप लाए हो तो जरूर अच्छा ही होगा। कुछ देर बाद शाम को जन्माष्टमी महोत्सव में किंजल राधा का सुंदर सा रूप लेती है और अपने पति धवल उर्फ कृष्ण के साथ मटकी लेकर नृत्य करती है। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, ओ किस लिए राधा जले। उनका डांस देखकर सभी लोग और रेखा खुशी से ताली बजाते हैं। इसके बाद एक एक लोग कृष्ण राधा की झांकी दिखाते हैं और मटकी फोड़ कंपटीशन भी होता है। लास्ट में किंजल और धवल उस जन्माष्टमी महोत्सव में विजेता बन जाते हैं। मेरी बहू और मेरे बेटे दोनों कितना अच्छा डांस करते हैं, तुम तो जीत भी गए। मुझे जो महसूस हो रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे राधा बनना बहुत अच्छा लगा माँ जी। समय हो गया है, घर चलकर लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। हाँ चलो। तत्पश्चात वह घर जाकर नंद गोपाल की आरती करते हैं, उन्हें 56 मिष्ठान का भोग लगाते हैं, उनकी मिश्री मावे का केक काटते हैं। फिर सास बहू अपना जन्माष्टमी का व्रत खोलती है, मेले में जाकर मजे करते हैं। इस तरह काली बहू अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी जन्माष्टमी अपने ससुराल वालों के साथ मनाती है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो राधे राधे। कहानी अपनी माँ, बाबा और छोटे भाई के साथ रहती थी। कहानी गरीब परिवार से थी। उसका बाप अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। बाबा, खाना खा लो। शुक्रिया बेटे। कहानी खाना रखकर वहीं अपने बाप के पास बैठ गई। गोपाल ने खाना खा लिया और फिर, बेटा बोल आज तू क्या खाएगी? तभी उसकी माँ यमुना आ गई। अरे एकदम ही आपको क्या हुआ? बस अपनी बच्ची से पूछ रहा था। आज मेरे काम के पैसे मिले हैं तो सोचा कि क्यों ना आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं। वाह,
बस बेटी ही आपके लिए खास है। हम मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी एक बराबर है। अच्छा ठीक है बाबा, गर्मी बहुत है तो क्यों ना आप सभी के लिए आइसक्रीम ले आओ। कहानी की फरमाइश पर उसका गरीब बाप अपनी छोटी सी कमाई में से एक छोटी सी खुशी खरीद लाता है, जिसे पूरे परिवार ने बहुत मजे से एंजॉय किया। इसी तरह खुशी खुशी कहानी के दिन बीत रहे थे कि एक दिन बहुत ही अमीर परिवार से कहानी को देखने वाले आए। देखिए, हमारे पास तो देने के लिए बस हमारी बिटिया ही है और आपकी मर्जी, हमें अभी कुछ और चाहिए भी नहीं। आप पहले हमें अपनी बिटिया तो दो। इसी तरह दोनों परिवारों में बात हुई और कहानी का रिश्ता उस बड़े परिवार में पक्का हो गया। ऐसे बड़े घर में रिश्ता करना सही भी रहेगा? आप बहुत ज्यादा सोचते हो। सब कुछ ठीक है, अब आप यहीं रहिए, मैं मोहल्ले में मिठाई बांट कर आती हूँ। यमुना जैसे ही अपनी पड़ोस में मिठाई देने पहुंची, उसकी दोस्त बोली, देख यमुना, कहानी का जन्म बचपन सब यही का है। मैं भी उसे अपनी बेटी स्वरूप ही मानती हूँ। ऐसे बड़े घर में इसका रिश्ता मत कर। जिस तरह इनके महल पत्थर के होते हैं ना, वैसे ही इनके दिल भी पत्थर के ही हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी की होने वाली सास ने दहेज में 1 रुपया नहीं मांगा है। वो लोग तो देवता समान है। यमुना किसी की भी बात नहीं मान रही थी। इसी तरह से दिन बीत गए और कहानी की उस अमीर घर में शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सभी कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में ए कहानी, जी जी इधर आ। जया ने कहानी को पास बुलाकर उसकी चुटिया को पकड़ लिया। आह, दर्द हो रहा है? अरे मैं इससे भी ज्यादा दर्द दे सकती हूँ। चुपचाप तेरे बाप को बोलना कि हमें ढेर सारा दहेज ला कर दे, समझी? जया ने ऐसे बोलकर बेचारी कहानी को बहुत मारा और उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही कहानी का सर एक दीवार में जा लगा और उसके सर से खून बहने लगा। रॉकी जी, माँ को बोलिए कि ऐसे ना करे। मेरे बाबा इतने अमीर नहीं है। वो ये सब कुछ नहीं। ये सारी बातें सुनकर रॉकी ने पहले प्यार से कहानी के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर बोला, या तो तेरे बाप को बोल कि दहेज दे, वरना निकल जा इस घर और मेरी जिंदगी से। ऐसे बोलकर रॉकी ने भी उसे खूब मारा और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। लेकिन ये दहेज वाली बात कहानी ने अपने परिवार को नहीं बताई। रोज ऐसे ही अत्याचार का सिलसिला जारी था। एक दिन अचानक कहानी का बाप गोपाल उसकी ससुराल आ गया। अरे आइए आइए समधी जी, स्वागत है। बेचारा गरीब बाप घबराया हुआ सा अपनी बेटी के अमीर ससुराल में आया। उसके हाथों में एक थैली थी जिसके अंदर थोड़े चावल और एक टिफिन था। कहानी कहाँ पर है? आपकी बेटी कमरे में होगी। जया ने जोर जोर से कहानी को आवाज लगाई। ये सब गोपाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब कहानी वहाँ आई तो वो हैरान हो गया। बेटा, ये तुझे क्या हुआ? अब जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो यही तो होगा ना भाई साहब। यहाँ हो क्या रहा है? ये चोट के, नील के निशान, ये सब अभी बताते हैं। रॉकी ने ऐसे बोलकर अपने बाप की तरफ इशारा किया और दोनों बेदर्दी बाप बेटा कहानी के बाप पर कूद पड़े। छोड़ दो मेरे बाबा को। अरे हट। कहानी की ननद ने उसे जोर से धक्का मारा और दोनों माँ बेटी ने कहानी की खूब पिटाई की। कुछ देर में जब सभी का मारकर मन भर गया, तब कहानी के बाप ने उसे गले लगा लिया। हाय, दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर तो मेरा मन भर आया। देखो भाई साहब, हमारी मांगे पूरी करो और तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रखो। क्या चाहिए तुम्हें? दहेज। क्या? लेकिन मम्मी, अब ये आदमी कुछ बोलेगा? इसे हमने अपनी डिमांड बता दी है, अब इसे बाहर फेंकवाइए। जया के इशारा करते ही कहानी के ससुर और पति ने उसके बाप को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी कहानी अपने बाप की लाई हुई थैली को वहीं पर पड़ी हुई देखकर रोने लगी। उसके अंदर से सारे चावल बिखर गए थे और टिफिन में उसकी माँ के हाथ से बनाई हुई खीर थी, वो भी जमीन पर फैल चुकी थी। बाबा, बेचारी कहानी बहुत रोई और वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी बड़ी टेंशन में था। गोपाल ने अपनी बीवी के गहनों और सारा कीमती सामान गिरवी रखकर अपनी बेटी के दहेज का इंतजाम किया और उसके घर लेकर पहुंचा। देखिए, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया, अब मेरी बच्ची को कभी मत मारना।
ये भी कोई सामान है? भाई साहब, हमें 20 तोला सोना और चाहिए। बहन, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। या तो सोना दो या फिर अपनी बेटी वापस लो। लालची ससुराल वालों की बात सुनकर बेचारा गोपाल निराश होकर लौट आया। इसी तरह फिक्र में दिन बीत रहे थे। कहानी की ननद की शादी थी, इसलिए उसके ससुराल वालों का ध्यान कहानी की तरफ से हट गया। पूजा की शादी में उसकी माँ ने अपनी बेटी के दहेज में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन पूजा के ससुराल वाले और भी बहुत ज्यादा लालची थे। वो भी उसे कहानी की तरह ही मारते पीटते थे। हेलो माँ, मेरी सास मुझे 50 तोला सोना मांग रही है, आप प्लीज उन्हें दे दीजिए। बेटा, अभी तो तुझे एक गाड़ी दी थी, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तू रुक, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। जया और उसका बाप अपनी बेटी को लेने पहुंच गए। पूजा की हालत को देखकर दोनों माँ बाप के मन में ममता जाग गई और वो उसे घर ले आए। घर आकर जया ने आहिस्ता से कहानी को उसके माँ बाप को बुलाने को बोला। नहीं नहीं सासू माँ, आपको अगर कुछ भी करना हो तो मेरे साथ कीजिए, मैं मेरे माँ बाबा को कुछ नहीं करने दूंगी। कहानी ने डरते हुए ये बात बोली। मैं जानती हूँ कि तू क्यों मना कर रही है बहू, लेकिन बहू, मैं किसी गलत इरादे से तेरे पापा को बुलाने को नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मुझे तो उनसे माफी मांगनी थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे पिता और तुझ पर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन आज मुझे मेरी बेटी के घाव को देखकर सब कुछ समझ आ गया है। एक बार इन गद्दारों को उनकी गलती सुधारने का मौका दे दे। जया ने खुद ही कहानी के परिवार वालों को बुला लिया। सभी घर में आ गए। मुझे माफ कर दो समधी जी, समदन जी, बहू तू भी। मेरी समझ नहीं आता कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। मुझे भी माफ कर दीजिए। आज अपनी बहन के घाव को देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि आपके दिल पर क्या बीतती होगी। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें माफी दे दीजिए। और मुझे भी माफ कर दीजिए। सभी ने कहानी के परिवार वालों से माफी मांगी। कहानी के परिवार वालों ने भी उन सबको माफ कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने